तो प्लस 2 प्लस में कितना था? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट होने को आ रहा है। लास्ट टॉपिक जो आपका बचा हुआ है एंजाइम का, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए एंजाइम्स होते क्या हैं, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है बेटा? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है? टू स्पीड अप रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। इनका काम यही होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी आपके शरीर में होती हैं उन सबको ये क्या कर देते हैं बेटा? स्पीड अप कर देते हैं। दूसरी बात, जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट पढ़ते हो, उसी तरीके से आपके एंजाइम्स भी लिविंग बीइंग्स के अंदर कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा? दो चीजें कैटलिस्ट करता है। एक तो क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है। और दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर? ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी विल ब्रिंग डाउन। तो ये दो प्रोसेस जो होते हैं जिसमें आपका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाए, उसकी वजह से क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज। यही प्रोसेस सेम आपका एंजाइम करेगा। अब देखिए ये तो थी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जैसे आपका N2+ में H2 है, ये क्या बनाएगा बेटा? NH3 बनाएगा। ये तो होगी केमिकल रिएक्शन। इसमें जब आप कैटलिस्ट ऐड करोगे, मोलिब्डेनम है या आयरन है आपका या निकल है, इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट जब आप ऐड करोगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट आपकी स्पीड अप हो जाती है, 4 गुना 5 गुना बढ़ जाती है। तो वही प्रोसेस आपके एंजाइम्स करते हैं इनके अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसा कल हमने पढ़ा था कि आपके जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो डायनेमिक नेचर के होते हैं। डायनेमिक नेचर मतलब हमेशा वो एक दूसरे के अंदर बदलते रहते हैं, स्टडी स्टेट नहीं आती उनकी। लगातार एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर वो कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एंजाइम्स का काम क्या होता है? स्पीड अप करना। जैसे अमीनो एसिड है, इसको आपस में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे लाइगेज नाम का एंजाइम जो है वो क्या करेगा? दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन। अब ये जो आपका प्रोटीन बनता है ये आपका किसकी वजह से बना? एंजाइम की वजह से। अगर आप यहाँ से इस एंजाइम को रिमूव कर दो, हटा दो, तो आपका ये रिएक्शंस नहीं होंगी। ठीक है? ये रिएक्शन हो रही है किसकी वजह से? इस एंजाइम की वजह से, जिसमें आपकी दो अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होके किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब इसी तरीके का प्रोसेस अगर आप रिवर्सिबल करके देखो, जैसे आपका प्रोटीन है, इसको वापस अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ना है, तो इसके लिए आपको अलग टाइप का एंजाइम चाहिएगा। अलग टाइप का कौन सा चाहिएगा? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो होता है या तो पेप्सिन या फिर कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। इन दोनों में से कोई एक एंजाइम आपका प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अब इन दोनों ही रिएक्शंस को देखिए, रिएक्शन फर्स्ट एंड रिएक्शन सेकंड। दोनों ही रिएक्शंस में क्या हो रहा है? एक में तो आपकी दो अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होकर प्रोटीन बना रही है, और एक रिएक्शन के अंदर प्रोटीन आपका ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमीनो एसिड्स में। और ये दोनों ही रिएक्शन संभव हो पा रही है किसकी वजह से? जो आपके एंजाइम्स मौजूद हैं इसकी वजह से। ठीक है? अब इन एंजाइम ने क्या किया? वही जो कैटलिस्ट करता है आपका केमिकल रिएक्शन में। पहला काम किया इन्होंने सरफेस एरिया इंक्रीज करने का। दूसरा काम किया इन्होंने आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करने का। ठीक है?
सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या फायदा होता है? देखिए सरफेस एरिया जितना भी ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल को स्पेस मिलेगा आपस में कोलाइड करने के लिए। अब एक रूम के अंदर अगर मान लीजिए कैपेसिटी है कि वहां पे 25 बच्चे जो है बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं और वो एक कमरे के अंदर आराम से बैठे हुए हैं खुले खुले। अगर आप उसके अंदर 75 स्टूडेंट कर दो उस कमरे में तो क्या स्पेस रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो बिल्कुल नहीं रहेगा तो उसमें कई तरीके के कारण वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, जैसे वहाँ पे आपका जो स्पेस ना होने की वजह से मूवमेंट नहीं हो पाती, दूसरा हीट बढ़ जाती है उस कमरे के अंदर। तो वैसे ही आपका अगर मान लीजिए कोई एंजाइम नहीं है तो आपका मॉलिक्यूल का अकेले का सरफेस एरिया, अकेला मॉलिक्यूल का जितना भी सरफेस एरिया ये है मान लीजिए। अब एंजाइम अगर आ गया तो एंजाइम के पास ये हो गया आपका, अब ये अगर मॉलिक्यूल इस एंजाइम के ऊपर लिंक्ड होगा तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज होते ही इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारों को कोलाइड करने के लिए जगह मिल जाएगी। भाई एक दूसरे से दूर जाएंगे, फिर स्पीड से आएंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, टकराने के बाद क्या करेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर टकराएंगे। तो ये जो कोलिजन होता है, इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, आपकी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। और कोलिजन कैसा होना चाहिए बेटा? इफेक्टिव। कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तो ही आपकी रिएक्शन होगी, अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तो रिएक्शंस प्रोसीड नहीं हो पाती। ठीक है, ये तो काम हो गया किसका? सरफेस एरिया का। दूसरा जो हमने पढ़ा टॉपिक, इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी जाती है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझने की जरूरत है कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए वर्ल्ड या फिर आप यूनिवर्स की बात करो तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उन सभी के अंदर ऑल मॉलिक्यूल्स और substances have a minimum amount of energy which is known as average kinetic energy। क्या कहते हैं उसे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे बेटा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब कोई भी मॉलिक्यूल लगा लीजिए, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उन सभी के अंदर एक निश्चित मात्रा होती है ऊर्जा की, और उस निश्चित मात्रा जो ऊर्जा मौजूद रहती है निश्चित मात्रा में, उस ऊर्जा को क्या नाम दिया जाता है बेटा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और ये हर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। ठीक है, एक टर्म आती है आपके पास यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी आती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that will be required to change a reactant into product। किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी सबस्ट्रेट को आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपके पास दो टर्म आ गई, एक तो आ गई कौन सी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये सभी के अंदर होती है, इसकी अमाउंट अलग अलग हो सकती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे आपका प्रोटीन है उनके अंदर अलग होती है, कार्बोहाइड्रेट है उनके अंदर अलग होती है, और जो लिपिड मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर अलग, तीनों के अंदर अलग अलग। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी वैल्यू है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एक ऐसी मिनिमम एनर्जी है, अगर उस लेवल तक ये तीनों प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स नहीं पहुंचेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं ग्राफ से आपको समझाता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद हम समझेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है।
तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने ग्राफ नोट कर लिया, एनर्जी लेवल, ये आपका क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इस एनर्जी लेवल में देखिए, ये आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मैंने डिमार्केशन कर दिया यहाँ पे, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसे क्या कहा जाता है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, AKE, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल कोई भी ले लीजिए, हो सकता है वो प्रोटीन हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट हो, और ये भी हो सकता है कि वो लिपिड हो, तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने मान ली है। अब मान लीजिए आपने प्रोटीन ले लिया और प्रोटीन को कन्वर्ट होना है किसमें, अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, जिसे क्या कहा जाता है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं इसे, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो ये तो हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और ये कौन सी हो गई, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इन दोनों के बीच का जो गैप है यहां से यहां तक का, इसे क्या कहा जाएगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे इसे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपकी एक जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, ताकि वो किसको फॉलो कर सके, थ्रेशहोल्ड एनर्जी को फॉलो कर सके, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। ये तो है ही मॉलिक्यूल के पास, इसको यहां तक पहुंचना है। तो आप क्या लिखोगे कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होगी, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसमें से हम किसको माइनस कर दें, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। ये था एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। आपने सरफेस एरिया कंसेप्ट पढ़ा, अभी एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करने के लिए, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात ये तो फंक्शनिंग थी, कैसे एंजाइम फंक्शंस करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे उनके अंदर रोल प्ले करती है। दूसरी चीज देखिए, आपका जो मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इसमें एक ही हाइपोथेसिस आता है आपके पास, और वो हाइपोथेसिस क्या है बेटा, हाइपोथेसिस है वो लॉग की हाइपोथेसिस। कौन सा है, लॉग की हाइपोथेसिस है, ठीक है। इस लॉक की हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर आपके पास लॉक है, ताला है, वो अपनी एक चाबी से ही खुलता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी ताला किसी भी चाबी से खुल जाएगा। तो वैसे ही आपका एक जो एंजाइम है वो किसके साथ एक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ। जैसे आपके पास मान लीजिए सुक्रोज है, ये सबस्ट्रेट हो गया, इसको तोड़ने के लिए ग्लूकोज के अंदर हमें जिस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी वो कौन सा है, सुक्रेज। कौन सा है, सुक्रेज। ये आपका किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज। इसमें टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज के अंदर। तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ी वो कौन सा हो गया, सुक्रेज। अब ऐसा नहीं है कि सुक्रोज, दूसरा एग्जांपल देखिए, माल्टोज जो है इसको तोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी माल्टेज की, और ये टूटेगा किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज। टूट गया ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि माल्टेज जो है वो सुक्रोज को तोड़ दे ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज के अंदर, और ऐसा भी नहीं है कि सुक्रेज तोड़ दे किसको, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज के अंदर। सुक्रेज जो है वो हमेशा सुक्रोज के साथ ही एक्ट करेगा, और माल्टेज किसके साथ एक्ट करेगा, माल्टोज के साथ। तो ये जो हाइपोथेसिस है इसे क्या कहा जाता है, लॉग की हाइपोथेसिस। मैं डायग्रामेटिक और समझाता हूं आपको।
कि आपका लोग की हाइपोथेसिस कैसे काम करता है। तो देखिए, जो हम ये मान लेते हैं ये आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट है, ये आपके पास क्या हो गया, सबस्ट्रेट, और ये आपके पास क्या हो गया, एंजाइम। ये सबस्ट्रेट हो गया और ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब आपकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बेटा, यहां से ये आ गया आपके पास सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास, एंजाइम आ गया यहां पे। ठीक है, ये यहाँ पे अलग अलग थे, सबस्ट्रेट अलग था, एंजाइम अलग था। जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो देखिए दोनों लोग और की तरह एक दूसरे के अंदर फिट हो गए बिल्कुल। अब ये जो हाइपोथेसिस है, इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ा है, लोग की हाइपोथेसिस। जैसे एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं उसके बाद क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो एंजाइम के अंदर खास होती है वो क्या है, प्रॉपर्टीज में समझाता हूँ। ये तो हाइपोथेसिस और उसका मैकेनिज्म था कैसे काम करता है। अब प्रॉपर्टीज देखिए एंजाइम्स की क्या क्या होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है आपकी एंजाइम्स की, दे शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये, स्पेसिफिक इन नेचर होते। कैसे होंगे, स्पेसिफिक इन नेचर। कैसे होंगे, स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्पेसिफिक होंगे नेचर के अंदर। दूसरा जो प्रॉपर्टी इनके अंदर आती है, दे शुड एक्ट ऑन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। किसके अंदर एक्ट करते हैं बेटा, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के अंदर। किसके अंदर एक्ट करेंगे, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में। ठीक है, तीसरा दे शुड बी टेम्परेचर सेंसिटिव। ये कैसे होते हैं बेटा, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव। पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये काम करते हैं, अदरवाइज अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो इनका जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है, प्रोहिबिट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोहिबिट। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके जो एंजाइम के एक्शन को क्या करते हैं, एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर दैट अफेक्ट एंजाइम एक्शन। फैक्टर जो क्या करते हैं, एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला तो वही आपका टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर जो है अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है बेटा, रूम टेम्परेचर। क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर कहते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है तो आपका जो एंजाइम है वो क्या करेगा, फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और अगर 25 डिग्री से आपका ऊपर चला जाता है, ऊपर का मतलब ये है कि 25 से 35 आपका एवरेज माना जाता है, तो 35 तक तो ये नॉर्मली फंक्शन करेगा, लेकिन 35 से ऊपर जाना जब स्टार्ट करेगा आपका टेम्परेचर, तो इसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है वो घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर ये 25 से कम चला जाएगा या 20 डिग्री से कम चला गया तो उसके बाद भी इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो ये वो टेम्परेचर की रेंज है जिसके ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करते हैं। दूसरा आता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी सबस्ट्रेट की, आपका एंजाइम का एक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम होगी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की, एंजाइम का एक्शन भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। और तीसरा जो आता है आपका वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी।
जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ही एंजाइम का एक्शन बढ़ता चला जाएगा। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल हाई होगा उतना ही आपका एक्टिवेशन एनर्जी का जो एंजाइम का जो एक्शन है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो इसके ऊपर भी आपका एंजाइम का एक्शन डिपेंड करता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी लो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड में गैप थोड़ा है, तो एंजाइम का एक्शन ज़्यादा होता है। अगर गैप ज़्यादा है तो आपका एक्शन भी कम होता है। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। और एक लास्ट टॉपिक बचता है इसके अंदर, वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। कौन सा है? नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। देखिए, सिंपल जो नेमिंग है, नेमिंग में क्या किया जाता है? नेमिंग के अंदर आपका जो एंजाइम्स हैं उनमें सबस्ट्रेट के लास्ट 3 वर्ड को हटा के, जो 3 वर्ड से लास्ट वाले, लास्ट 3 वर्ड्स उनको हटा के क्या ऐड किया जाता है बेटा? ASE। ठीक है, और एंजाइम का नाम मिल जाता है। जैसे आपका माल्टोज है बेटा, इसके लास्ट के 3 अक्षर हटा दिए हमने, क्या लगा दिया? ASE लगा दिया। माल्ट हो गया। माल्ट के बाद क्या लगाना है? OSE की जगह ASE, क्या बन गया? माल्टेज। ऐसे ही आपका जो सुक्रोज है, इसके पीछे क्या लगाना है आपको? सुक्रेज। क्या लगाना है? सुक्रेज लगाना। ठीक है, एज लग गया ना, तो इसका मतलब क्या है? आपको पीछे सिर्फ जो सफिक्स है वो क्या लगाना है? ASE लगाना है और आपका एंजाइम का नाम बन जाता है। फिर एंजाइम एक्शन के बेस पे अलग अलग होते हैं बेटा। एक तो होता है हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक मतलब जो तोड़ देता है। कौन से एंजाइम? जो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं। दूसरा लाइगेज, जो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, कंबाइन। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है आपका हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन के बाद लाइगेज कंबाइन हो गया। एक होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता है। क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बायोमॉलिक्यूल का। और अब आपका जो टेस्ट है, यूनिट टेस्ट +1 क्लास का, वो आपका 8 तारीख को होगा, 8 अगस्त। 2 चैप्टर होंगे आपका, एक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और दूसरा कौन सा होगा? बायोमॉलिक्यूल का। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा है आपका? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू।